चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। फिजिक्स एनडीए की ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत है। 2017 का पेपर लेकर के आया हूं मैं आज आपके लिए। 2017 के फर्स्ट जीएटी का पेपर है, राइट है। हम 2018 तक कर चुके हैं पूरा कंप्लीट, राइट है। तो आज हम चालू करेंगे बच्चों 2017 का फर्स्ट पेपर, ठीक है। चलिए सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। एक बार फिर बोलना चाहूंगा मैं, पेन कॉपी लेकर के बैठिए। आपको लग रहा है कोई पॉइंट ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, जो लिख लेना चाहिए, जरूर आप उसके एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, राइट है। चलिए तो चालू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पेपर तक, हम उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, राइट है। हम उसको जल्दी से रीड करके आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सुनिए ध्यान से। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस चेंजेस लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र निम्न वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चले पहला ऑप्शन है जनरेटर। देखिए जनरेटर, जनित्र जो है आपको पता है क्या करता है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर गलत हो जाएगा। मोटर क्या करती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मोटर गलत हो जाएगा। ट्रांसफार्मर पर आते हैं, यही वो डिवाइस है जिसकी बात की जा रही है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज एट हाईएस्ट करंट टू हाई वोल्टेज एट लोवेस्ट करंट। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो जाएगा, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, एन ऑप्टिकल इल्यूजन। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बॉक्स लगा दूंगा, ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर मेनली इन डेजर्ट ड्यूरिंग हॉट समर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टि भ्रम की घटना। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों की गर्मी के सीजन में क्या होता है, कई बार हम जब लंबी डिस्टेंस पर रोड पर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पानी पड़ा हुआ है। हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कई बार क्या दिखाई देती है, इन्वर्टेड भी दिखाई देती है। तो ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन जो हो रहा है, ये जो भ्रम हो रहा है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली जो है वो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये जो है आपका एप्लीकेशन में जो है हम इसको काउंट करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग में आता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन परावर्तन गलत हो जाएगा। इंटरफेरेंस बिल्कुल भी लेना देना नहीं है इंटरफेरेंस से, राइट है। व्यतिकरण से कुछ भी लेना देना नहीं है। डिस्पर्जन जो है हमें पता है क्या है भाई, सफेद प्रकाश जो है, जो श्वेत लाइट होती है, उसको 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डिस्पर्जन कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया क्या कहलाएगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, राइट है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 52 का हम क्या लगाएंगे, डी। देखिए आप देख रहे हैं मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये लगभग वही क्वेश्चन है जो हमने पुराने पेपर में भी क्या करे हैं, डिस्कस करें, ठीक है। चलिए 52 के बाद आते हैं हम 53 पर, राइट है। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है, एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजॉन्टल। ये पूछ रहा है कि इनमें से किस प्लेस पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है, वो इनमें से किस बिंदु पर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, क्षैतिज होता है। कैसा होता है, क्षैतिज होता है, राइट है। एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजॉन्टल, किस बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखो, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर जो होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, राइट है। ध्यान रखिए 2 प्रकार के मेरिडियन होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, राइट है। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक एक्सिस से, चुंबकीय अक्ष से जिस लंबवत सतह का हम निर्माण करते हैं, परपेंडिकुलर सरफेस का हम फॉर्मेशन करते हैं, वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। और जियोग्राफिकल एक्सिस से, अर्थ की जियोग्राफिकल एक्सिस से हम जिस किसी भी परपेंडिकुलर लंबवत सतह का निर्माण करते हैं, वो जियोग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है, राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल या डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल जो है वो अर्थ के कहां पर होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन पर होती है, ठीक है। चलिए 53 के बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 54 पर आ जाते हैं। आओ देखें क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा टाइम देंगे हम, राइट है। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है, डाटा पर नजर रखिएगा, राइट है। द स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज लिस्टेड बिलो एट सक्सेसिव इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, राइट है। 8 सेकेंड के अंतराल में
किसी सीधी सड़क पर चल रही एक कार की चाल, किसकी बात कर रहा है बच्चों, चाल की, चाल को 1 सेकंड के उत्तरोत्तर अंतरालों पर नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। देखिए 0 सेकंड में चाल कितनी है, 0 है। अरे भाई टाइम 0 है मतलब मोशन स्टार्ट हुआ ही नहीं है। 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, 2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। रेशियो पर ध्यान रखिएगा, जब टाइम 2 सेकंड हुआ, टाइम जब डबल हुआ तो स्पीड भी क्या हो गई, डबल हो गई। फिर 3 सेकंड पर आया, अगले 1 सेकंड में स्पीड कितनी हो गई, 6। फिर 4 सेकंड में कितनी हो गई, 8। आओ देखें क्या पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, द कार ट्रेवल्स, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है जब कार क्या करती है, गति करती है। ठीक है, पहला पॉइंट, द कार ट्रेवल्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कार 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति कर रही है? आइए देखते हैं। देखिए एक्सेलरेशन बराबर से होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम होगा। क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप कोई भी 2 वैल्यू ले लीजिए भाई। जैसे मान लीजिए मैं इन 2 अंतरालों की बात करता हूं, ठीक है, 0 से 1, भाई समय मान लीजिए t1 0 है और t2 1 सेकेंड है। स्पीड मान लीजिए प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग कितना है, 2 है। तो अगर इन 2 डाटा के हिसाब से निकाला जाए, आओ सॉल्व करते हैं। dv मतलब वेग में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन। बच्चों 0 से कितना हो गया, 2, तो क्या करें 2 - 0। टाइम क्या लेंगे, 1 - 0, चेक करिए। ठीक, तो 2/1 मतलब कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगली वैल्यू देख लीजिए, क्या वापस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगली वैल्यूज हम देख लेते हैं यहाँ पर, इससे भी हम सॉल्व करेंगे। तो a बराबर से क्या होगा बच्चों, अब इस बार 1 इनिशियल और 2 फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, राइट है। 1 मिनट के हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हमने वेलोसिटी की जगह पर हमने टाइम लिख दिया। ठीक है, ये रहा स्पीड। तो अंतिम वेग कितना, अंतिम चाल कितनी है, 4। चलिए 4 माइनस कितना कर दें, 2। 4 पर समय कितना है, 2, और 2 पर समय कितना है, 1, तो 2 - 1। देखिए इसका भी उत्तर कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने सॉल्व करके ये क्लियर कर लिया है, और हमें दिख भी रहा है कि हर 1 सेकंड के समय अंतराल के बाद में स्पीड या चाल जो है वो कितनी हो रही है, डबल हो रही है। मतलब समान समय अंतराल में वस्तु की चाल जो है वो क्या हो रही है, बराबर रूप से परिवर्तित हो रही है। और जब भी ऐसा होता है तो त्वरण क्या होता है, एक समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो पहला वाला पॉइंट जो है वो पूरी तरह से सही है। ठीक है, चले फिर क्या बोल रहा है, 16 मीटर इन 4 सेकेंड। दूसरे पॉइंट में उसने बोला है कि क्या इस डाटा के हिसाब से वस्तु 4 सेकंड से 16 मीटर की दूरी तय कर रही है क्या? तो आओ निकाल लेते हैं। भाई स्पीड और टाइम का ग्राफ है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, राइट है। स्पीड और टाइम का ग्राफ है और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। अभी हमने ऊपर क्लियर करा था कि भाई ग्राफ जो है वो कैसा है, एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कवर किया जा रहा है। तो यदि ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है, तो बच्चों एक समान त्वरण के लिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। बोलो राइट है क्या? चलिए अधिकतम स्पीड कितनी है, अधिकतम स्पीड कितनी है, 8 है, ये हो गया 8। अच्छा इसमें टाइम कितना लग रहा है प्यारे बच्चों, 4 है, राइट है। देखिए ये पूरा एक ट्रायंगुलर शेप का बन गया है, राइट है क्या? चलिए दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। याद होगा आपको कि अगर वेग समय ग्राफ हो और वेग समय ग्राफ से दूरी निकालना हो तो दिए गए ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है, राइट है। एरिया फाइंड कर लीजिए, एरिया ए बराबर से, चूंकि ट्रायंगल शेप बन रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए बेस कितना है, तो यहां से यहां तक अधिकतम टाइम कितना है, 4, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, अधिकतम चाल कितनी है, 8, तो 2 1 जा और 2 4 जा 8। प्यारे बच्चों 4 4 जा कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। तो दिए गए डाटा से ये भी क्लियर है कि दूरी भी जो है वो कितनी तय की जा रही है, 16 मीटर। कितने में तय की जा रही है, 4 सेकंड में। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है प्यारे बच्चों वो भी क्या है, करेक्ट है, राइट है। तो पहला वाला भी बराबर है, दूसरा वाला भी क्या है, बराबर है, राइट है क्या? पहला वाला भी बराबर है और दूसरा वाला भी क्या है, बराबर है। क्लियर है? तो फर्स्ट वाला भी करेक्ट जा रहा है, सेकंड भी। चले थर्ड वाले पर आते हैं, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, राइट है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि क्या एवरेज स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। चलिए कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड? लगाइए फॉर्मूला। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 चीजें हैं हमारे पास। यदि एवरेज स्पीड निकालनी है तो जितने भी डाटा आपको दे रखे हैं उन सारे के सारे डाटा को क्या करें, उन सारे के सारे डाटा को क्या करें, आपस में ऐड करके हम क्या करें, फाइंड कर लें, राइट है। अदरवाइज एवरेज स्पीड बराबर से क्या होगा, याद करिए बेटा, क्या फॉर्मूला होता है,
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना होगा, टोटल टाइम होगा, कितना होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल टाइम, राइट है। चलिए कुल कितनी दूरी तय करी है, ये देखिए आपने ऊपर ही निकाला था, कितनी दूरी तय करी है, 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है, 16 मीटर की। तो यहाँ कितना लिख देते हैं, 16 लिख देते हैं, राइट है। अच्छा 16 मीटर की दूरी तय करने में टाइम कितना लग रहा है, तो डाटा में कितना दे रखा है, 4। चलिए यहाँ कितना लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, राइट है। प्यारे बच्चों 4 बन जा और 4 4 जा कितना हो गया, 16। तो भाई साहब एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो प्यारे बच्चों इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही पॉइंट इसके क्या है, करेक्ट है, राइट है। तो सही ऑप्शन क्या लगाएंगे, 1 2 एंड 3। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54 का ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, राइट है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये एकदम से आगे बढ़ गया है, ये एकदम से आगे बढ़ गया है, राइट है, ये एकदम से आगे बढ़ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 55 पर आते, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 55 देखिए क्या बोल रहा है 55, द स्पीड ऑफ अ बॉडी दैट हैज मैक नंबर मोर देन 1, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ बॉडी दैट हैज मैक नंबर मोर देन 1, किसी भी वस्तु की चाल यदि मेक संख्या 1 से ज्यादा है, देखिए मेक संख्या बेसिकली हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मेक नंबर जो है वो सुपरसोनिक विमान जो होते हैं या सुपरसोनिक जो बॉडीज होती है हम बेसिकली उनके लिए उपयोग करते हैं। आई क्या बात समझ में। तो यहां दे रखा है कि भाई एक बॉडी की स्पीड जो है जिसका मेक नंबर 1 से क्या है, अधिक है, जिसका मेक नंबर 1 से क्या है, अधिक है, तो उस प्रकार की वस्तु को हम क्या बोलेंगे, वो सुपरसोनिक बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है, सुपरसोनिक बॉडी कहलाएगी। क्लियर है, मेक संख्या पता होगी आप, किसी भी वस्तु के वेग को यदि ध्वनि के वेग से तुलना की जाए, स्पीड ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, राइट है, क्या कहलाएगा, मेक नंबर कहलाएगा, ठीक है। सुपरसोनिक के लिए हम उपयोग करते हैं। 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पर, ठीक है। सुनिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। आओ देखते हैं। पहला पॉइंट, इन द कंडक्शन, चालन की बात हो रही है, लास्ट पेपर में मैंने आपको क्लियर करा था, कंडक्शन इज द प्रोसेस जो हीट ट्रांसफर सॉलिड में होती है वो कंडक्शन कहलाती है। लिक्विड में हीट ट्रांसफर की प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। जो है आपका चालन जो है वो हिंदी में कंडक्शन को चालन बोलेंगे, और कन्वेक्शन जो है वो आपका संवहन कहलाता है, और रेडिएशन जो है वो आपका विकिरण कहलाता है, ठीक है। तो कंडक्शन में बात कर रहे हैं, इन द कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट the molecule of solid passes heat from one molecule to another without moving from their position। इस लाइन को अंडरलाइन करिए प्यारे बच्चों, इसने पूछा है इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि कंडक्शन में पार्टिकल जो है वो हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर करने के लिए विदाउट मूविंग फ्रॉम देयर पोजीशन। हमेशा ध्यान रखिए, सॉलिड में कंडक्शन प्रोसेस में कण जो है वो कभी भी अपनी स्थिति में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं लाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल हीट गेन करेगा, अपनी पोजीशन को छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके हीट को ट्रांसफर करेगा। तो पहला बिंदु बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। इन कंडक्शन द पार्टिकल कैन नेवर चेंज देयर पोजीशन, बिना चेंज करे जो है वो हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। The amount of heat required to raise the temperature of a substance is called its specific heat capacity। प्यारे बच्चों यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि स्पेसिफिक हीट जो है, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा जो होती है वो लगभग कुछ थर्मल कैपेसिटी की परिभाषा के जैसे ही होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बोलती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। एकांक द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए वस्तु को दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। देखिए इस लाइन में न तो वस्तु का कोई द्रव्यमान मेंशन किया जा रहा है और न ही आपको ताप के बारे में, ताप की वैल्यू के, टेम्परेचर की वैल्यू के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। तो ये एग्जैक्टली रूप से स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा नहीं होगी। थर्मल कैपेसिटी की परिभाषा में आप ये बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, थर्मल कैपेसिटी। तो यह परिभाषा सीधे सीधे किसकी ओर इशारा कर रही है, थर्मल कैपेसिटी की ओर इशारा कर रही है, विशिष्ट ऊष्मा की ओर इशारा नहीं कर रही है। बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या बात ध्यान रखनी है, राइट है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस इज थ्रू कन्वेक्शन, बिल्कुल सही है। लिक्विड में हीट ट्रांसफर क्या होता है, कन्वेक्शन, संवहन होता है, सही जवाब है।
The process of heat transfer from a body at higher temperature to a body at lower temperature without heating the space between them is known as radiation। ये भी बिल्कुल सही है। बिना गर्म किए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण कहलाती है। डी वाला भी ऑप्शन सही है। हमें पूछा गया था नॉट करेक्ट कौन सा है, तो नॉट करेक्ट के हिसाब से बी वाला आंसर क्या है, नॉट करेक्ट है। तो 82 का सही उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, राइट है। चलिए और बढ़ते हैं स्पीड से आगे, 83 पर आ जाते हैं। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू अ गैसियस स्टेट। प्यारे बच्चों, लिक्विड को काय में बदला जा रहा है, गैसियस स्टेट में बदला जा रहा है। द्रव को गैसों में बदल रहे हैं, मतलब अवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं। और अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है क्या कहलाती है, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गलत, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट गलत, जे से डिनोट करते हैं इसको। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ये कहलाएगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जिसमें द्रव को बदलते हैं किसमें, गैस में। सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। द फॉलोइंग फिगर शो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। दिए गए चित्र में विस्थापन और समय का कर्व दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दे रखा है। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए किसी कण का डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है, राइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, पॉइंट जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं, फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज सेम एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। देखिए फेज मतलब क्या, कला। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पर दोनों पर फेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आओ चेक कर लेते हैं। 1 सेकेंड, अब देखो यह ग्राफ पर नजर रखिए, ये 0 है, ये 2 है, मतलब ये बीच वाला पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 2 है, ये 3 है, लिख देते हैं 3। 4 ये क्या है, 5 है। ये 6 ये क्या है, 7 है। ये क्या है, 8 है, सॉरी ये 8 है, ये क्या है, 9 है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये क्या है, ये 9 है, ठीक है। वो बोल रहा है 1 सेकंड पर और 3 सेकंड पर बोले फेस क्या है, समान है। बच्चों देखो यहां फेस कितना, 0 डिग्री, यहां फेस कितना, 1 सेकंड पर फेस कितना, 90 डिग्री π/2, यहां कितना 180 पाई और यहां कितना है 270 डिग्री। तो 1 सेकंड पर फेज आ रहा है कितना, π/2 90 डिग्री, और 3 सेकंड पर फेज कितना आ रहा है, 270 डिग्री। तो ये सेम तो नहीं हुआ, राइट है। एक पे 90 और एक पे 270, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। फिर बोल रहा है फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज सेम 2 सेकंड और 8 सेकंड। 2 सेकंड और 8 सेकंड पर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि फेज या कला क्या है, समान है। चलिए 2 सेकंड पर फेज कितना, तो यहां से यहां तक फेज कितनी है, पाए 180 डिग्री है। देख लेते हैं 8 सेकंड पे भी 180 डिग्री आ रहा है क्या। चलिए 8 सेकंड, तो बेटा 8 सेकंड वाला पॉइंट जो है वो तो मीन पोजीशन पे आ रहा है, और मीन पर फेज कितना है, तो भाई जैसे मान लीजिए अगर यहां से स्टार्ट होता है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, चेक करिए भाई। ये यहां से लेकर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहां एक लूप कंप्लीट हो जाता है, फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहां पर जो है वो एक लूप कंप्लीट हो जाता है। तो 8 सेकंड पर फेज कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो ये भी गलत हो गया। चलिए सी पर आते हैं। 3 सेकंड और 7 सेकंड पर बोल रहा है कि फेज क्या है, समान है। 3 सेकंड पर और 7 सेकंड पर क्या बोल रहा है, फेज समान है। चलिए 3 सेकंड पर फेज कितना है, तो इसकी वेव यहां से चालू हुई है, तो 180 + 90, 3 सेकंड पर फेज कितना हो गया, 3 सेकंड पर फेज कितना हो गया, 270, राइट है। 3π/2 हो जाएगा, राइट है। 7 सेकंड पर देखिए, अब देखो 7 सेकंड के लिए क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हाफ साइकिल में, मतलब एक लूप यहां कंप्लीट हो जाता है, एक वेव यहां कंप्लीट हो जाती है, और यहां से चालू हो जाती है दूसरी वेव। तो दूसरी वेव के लिए यहां 0, यहां 180, और 7 पर भी कितना आ रहा है, 270। तो सेकंड वेव के लिए 7 सेकंड में भी कितना आ रहा है फेज डिफरेंस, 3π/2 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 3 पर और 7 सेकंड पर दोनों पर फेज कितना आ रहा है, 270 डिग्री का आ रहा है। दोनों पर फेज का मान क्या है, समान है, राइट है। तो सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट है। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 84 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मिलाना है और सही उत्तर लगाना है, ठीक है। चलिए पहला क्या दे रखा है बच्चों, डिसीज, बीमारी दे रखी है, और दूसरी लिस्ट में दे रखा है उनको क्योर करने का, रेमेडी करने का तरीका। चलिए पहला है हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस,
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ए का उत्तर क्या हो जाएगा 4। चलिए ए के आगे क्या लिख देते हैं 4। दूसरा प्रेस बायोपिया, न दूर का दिख रहा है न पास का दिख रहा है, बायफोकल लेंथ लेंस का यूज करेंगे, आधे में कॉन्वेक्स आधे में कॉनकेव। ठीक है, तो दूसरे का आंसर तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। मायोपिया का मतलब क्या होता है निकट दृष्टि दोष, कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों अवतल लेंस, तो सी ये रहा कॉनकेव लेंस 1 आ जाएगा। ठीक, और कैटरैक्ट मतलब क्या सर्जरी का उपयोग करना पड़ेगा 3। ठीक, तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 है और डी का 3। बच्चों पहला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट, पहला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट, 85 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 85 के बाद आ जाते हैं 86 पर। ठीक है, सुनिए क्या बोल रहा है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। ठीक, हमारे पास एक वृत्ति कुंडली है, एक वृत्ति कुंडली है। ठीक, इसमें फेरों की संख्या एक ही टर्न है और इस पूरी कॉइल का टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 20 ओम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द कॉइल। कुंडली के किसी व्यास के सिरों के बीच, प्यारे बच्चों बीच से अगर एक लाइन खींच दूंगा तो अगर ये वृत्ति कुंडली सर्कुलर कॉइल बन रही है तो ये लाइन जो है वो इसका डायमीटर बताएगी। क्या बताएगी डायमीटर। और ये हमें पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द कॉइल, किसी भी डायमीटर के दो एंड पर। जैसे ये डायमीटर है तो इस डायमीटर का देखो शुरुआती बिंदु ये हो गया और अंतिम बिंदु ये हो गया। तो बोले आप पूरी वृत्ति कुंडली के डायमेट्रिकली क्या करें, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए और उस 2 पॉइंट पर हमें क्या करना है, इस पूरी की पूरी कॉइल का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो परिणामी प्रतिरोध हमें बताना है। जब तक ये कंप्लीट रेडियस कंप्लीट सर्कल था तब तक इस पूरे वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना था 20 ओम था। लेकिन जब डायमेट्रिकली व्यास रूप से आप 2 अलग अलग पॉइंट पर क्या करेंगे, 2 अलग अलग उस पर जब आप पॉइंट डिवाइड करेंगे, प्यारे बच्चों जब 2 पॉइंट बनाएंगे, राइट है क्या, तो डायमेट्रिकली क्या होगा, अब ये मान के चलिए कि ये पूरे कॉइल का क्या था 20 ओम था, ऊपर वाली हाफ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। याद रखिए ये जब हम डायमेट्रिकली 2 अलग अलग पॉइंट पर जब 2 बिंदु बनाएंगे तो ये कॉइल को क्या करेगा आधे आधे हिस्सों में क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा आधे आधे हिस्सों में डिवाइड। तो जो 20 ओम की जो सर्कल हम बना रहे हैं उस 20 ओम में आधे डायमीटर के ऊपर वाला हिस्सा 10 ओम में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लेंथ भी तो क्या हो रही है आधी हो रही है और लंबाई के क्या होता है प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि ऊपर हाफ सेक्शन की लेंथ और नीचे हाफ सेक्शन की लेंथ क्या हुई आधी आधी डिवाइड हुई तो 20 का आधा क्या होता है 10 ओम। तो बच्चों ऊपर वाले हिस्से का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 10 ओम और नीचे वाले हिस्से का भी प्रतिरोध कितना हो जाएगा 10 ओम, राइट है। और 2 अलग अलग पॉइंट पर आपने बिंदु लगा रखे हैं ए बी, तो हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला 10 नीचे वाला 10 के साथ कायम है समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और 10-10 के यदि 2 समांतर या पैरेलल में होंगे तो 10/2 कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई पैरेलल के लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला, R बराबर से R1 R2 डिवाइडेड बाय कितना है R1 प्लस R2। सॉल्व कर लीजिए 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, राइट है। कितना आ गया बच्चों 100/20 मतलब 5 ओम। तो जब डायमेट्रिकली 2 पॉइंट बनाएंगे तो इसका जो कुल प्रतिरोध का जो मान है वो कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। 20 ओम का सर्कल है, 2 पॉइंट डिवाइड करे 10-10 में डिवाइड हो गए, दोनों काय में है समांतर में है, 10-10 के 2 समांतर में 10/2, उत्तर कितना हो गया 5 ओम। सही आंसर क्या है ए है। ठीक, चलिए 86 के बाद आगे बढ़ते हैं, 87 पर आ जाते हैं। सुनिए ध्यान से। इन अ सोलेनाइड, एक परिनालिका है, परिनालिका से हम संबंधित क्या पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनाइड का फार्मूला होता है μ0 Ni। ठीक है, इन अ सोलेनाइड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज I। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N। करंट I फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N है। दिस गिव्स अ मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड द सोलेनाइड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलती है अपने को B मिल जाती है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2n, वो बोल रहे हैं यदि फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स को पहले n था अब कितना कर दिया 2n, मतलब पहले के रिस्पेक्ट में डबल कर दिया। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनाइड। तो यहां दिख रहा है फॉर्मूले में B प्रोपोर्शनल टू क्या है n है। यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे फेरों की संख्या बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पहले के रिस्पेक्ट में कितने कर दिए 2n डबल, तो चूंकि व्युत्क्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, अनुक्रमानुपाती का संबंध है, तो फेरों की संख्या यदि डबल हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा डबल।
नंबर ऑफ टर्न्स आधी होगी, चुंबकीय क्षेत्र आधा, नंबर ऑफ टर्न्स डबल, मैग्नेटिक फील्ड भी डबल, नंबर ऑफ टर्न्स 3 गुना, मैग्नेटिक फील्ड भी 3 गुना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 2B। क्लियर है? चलिए 87 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? B हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 87 के बाद नेक्स्ट देखिए, चलिए 88 पर आते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ अ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप? ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोप नहीं बोला है, माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता के बारे में मैग्निफिकेशन से संबंधित इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, हमने 2 प्रकार के माइक्रोस्कोप पढ़े थे। 2 प्रकार के माइक्रोस्कोप हमने एनडीए के सिलेबस में पढ़े हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक, सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, यदि मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं, सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करूं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1+d/f, राइट है, और m बराबर से होता है d/f। ये तब जब अंतिम प्रतिबिंब d पर बने, ये तब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर से -VO डिवाइडेड बाय UO, 1+d डिवाइडेड बाय FE। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस लेंस होता है, और नीचे फोकल लेंथ किसकी आती है? आईपीस की आती है। दूसरा फॉर्मूला होगा -VO बाय UO, 1 हट जाएगा, D/FE हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आ रही है, सूत्र आपके सामने। अब पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये बोल रहे हैं अगर आईपीस की फोकल लेंथ को बढ़ाया जाएगा तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। दोनों ही सूत्र में आप देख रहे हैं कि आईपीस की जो फोकल लेंथ है, नेत्रिका की फोकस दूरी डिनोमिनेटर में आ रही है, यदि इसकी फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो आवर्धन बढ़ेगा नहीं, मैग्निफिकेशन क्या होगा? कम होगा। पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों, दोनों सूत्र में कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ नहीं आ रही है। देखिए यहां हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप में चूंकि एक ही लेंस होता है और उसी के आगे ऑब्जेक्ट और उसी के पीछे आंख लगा के हम देखते हैं, तो यहां पर हम इसे न तो ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं और नहीं आईपीस। ऑब्जेक्टिव तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो दोनों सूत्र में कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है वो आ ही नहीं रही है। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ में यदि हम कोई चेंज करते हैं तो माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन में कोई परिवर्तन नहीं आता अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। गलत है। मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। हमें दिख रहा है, डिपेंड तो करता है। मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। बिल्कुल सही है, अगर हम नेत्रिका की फोकस दूरी को कम करेंगे तो आवर्धन बढ़ जाएगा और इसकी फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो आवर्धन कम हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 88 का सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 88 के बाद आते हैं हम 106 पर। ठीक है, सुनिए ध्यान से। The radius of curvature of faces of a double convex lens. Don't be confused. डबल कॉन्वेक्स लेंस का उभयोत्तल लेंस का मतलब भी क्या होता है? उत्तल लेंस। आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस की 2 अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है। एक दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। उस लेंस का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है और हमें पूछा गया है व्हाट इज द पावर। इसकी शक्ति निकालिए। ठीक है बच्चों, आओ निकाल लेते हैं। चलिए याद करिए कौन सा फार्मूला लगने वाला है? लेंस मेकर फार्मूला लगेगा, लेंस निर्माता का सूत्र, जो कि होता है 1/f बराबर से म्यू माइनस 1 ब्रैकेट्स ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है प्यारे बच्चों, 1/f फोकस दूरी का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल पावर कहलाता है, इसलिए 1/f की जगह पे p लिख देते हैं। चलिए p इक्वल्स टू क्या करें? म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1। ठीक, 1/r1 कितना है? 10 माइनस साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो r2 लेंस के विपरीत दिशा में आता है, इस तरफ आता है, r2 माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां लेंगे 20। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए फटाफट। क्या आ रहा है आंसर? 0.5 हो जाएगा। 20 + 10 कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय कितना है? 200। राइट है। चलिए p बराबर से क्या होगा? 200। सॉल्व कर लीजिए इसको आप। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसल आउट। राइट है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, फोकस दूरी या रेडियस ऑफ कर्वेचर सारी वैल्यू का है मैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है तो पावर क्या होगी? 100/f होगी। क्या होगी? पावर 100/f। क्लियर है? क्या होगी? पावर 100/f।
ठीक है, एक काम करते हैं, यदि इसमें P में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है तो पहले F ही निकाल लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 1/f ये हो गया 1/f। ठीक, चलिए F चाहिए, उल्टा करिए। F बराबर से क्या करें, 20 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 3, पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा, 5 बन जा कितना हो जाएगा 5 40 जा 40/3 आ रहा है बेटा। फोकस दूरी कितनी है 40/3, बट निकालना क्या है पावर या शक्ति। चलिए P बराबर से क्या करें, फोकस दूरी चूंकि सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय F हो जाएगा। F का मान कितना निकाला 40/3, कर लीजिए सॉल्व। 0 से 0 4 बन जा 2.5 टाइम्स चला जाएगा, 2.5 इंटू 3 कितना आ गया 7.5। चूंकि लेंस कॉन्वेक्स है तो ये फोकस दूरी कायम है या पावर कायम आएगी प्लस में आएगी। ठीक है, तो 7.5 आ जाएगा उत्तर, कॉन्वेक्स लेंस के कारण प्लस में आएगा। 106 का आंसर ए हो जाएगा बच्चे, राइट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। The time period of a simple pendulum made using a thin copper wire of length L is कितना है T। कॉपर के वायर की L लंबाई के कॉपर के वायर को लेकर के एक सिंपल पेंडुलम बनाया गया है, उसको ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड कितना दे रखा है T दे रखा है। Suppose the temperature of the room in which this simple pendulum is placed increase by 30 डिग्री सेल्सियस। जहां पर यह ऑसिलेशन करवाया जा रहा था उस रूम का टेम्परेचर पहले के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया। प्यारे बच्चों ध्यान रखो, टाइम पीरियड T बराबर से होता है 2π√L/g। बोलिए राइट है। जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो चूंकि आपने थ्रेड का जो मटेरियल लिया है वो कॉपर का है, मेटालिक बॉडी है, भाई मेटल्स का बना हुआ है। जब हम मेटल का क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो मेटल में होता है एक्सपांशन, प्रसार होता है। और अब देख रहे हैं आप 30 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे तो वो कॉपर के तार में क्या होगा प्रसार होगा, एक्सपांशन होगा। प्रसार के कारण उसकी लंबाई क्या होगी बढ़ेगी। और हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है एल के। यदि लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल या टाइम पीरियड भी क्या होगा बढ़ेगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला ऑप्शन टी विल इंक्रीज स्लाइटली, टी जो है वो बढ़ेगा, बिल्कुल सही, टाइम पीरियड बढ़ेगा, अभी क्लियर करा था एक्सपांशन के कारण। टी विल रिमेन सेम, गलत है। टी विल डिक्रीज स्लाइटली, कम तो नहीं होगा। टी विल बिकम मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स। तो टेम्परेचर में मात्र 30 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन आया है, राइट है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण एक्सपांशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। और एक्सपांशन यदि कम है तो टाइम पीरियड में इंक्रीजेस जो है वो भी क्या आने वाला है, स्लाइटली आने वाला है। क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, इसलिए मोर देन 2 टाइम्स क्या वाले ऑप्शन के हिसाब से नहीं जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टी विल इंक्रीज स्लाइटली। कैसा बढ़ेगा, स्लाइटली बढ़ेगा, राइट है। चले आगे बढ़ते हैं, 107 के बाद नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर। इनमें से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक जो है वो दाब के मात्रक के बराबर होगा। ठीक है, आओ देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रेशर, चलिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम, गलत जवाब, चूंकि इसका सूत्र तो m इंटू वी इंटू आर होगा। दूसरा है स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस के हिसाब से जा सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेस जो है उसका फॉर्मूला भी क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतिबल का सूत्र भी बल बटे क्षेत्रफल होता है। और मात्रक इसका भी क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट किसके बराबर है, स्ट्रेस की। स्ट्रेन जो है वो तो विमा रहित होता है, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो प्रेशर का मात्रक स्ट्रेस के बराबर है। ठीक है, चलिए 108 के बाद आगे आते हैं। 109 देखिए, ठीक 109 देखिए, ठीक 109 सॉरी 110 देखिए, क्लियर है। Which one of the following physical quantities does not affect the resistance of a cylindrical resistor? ठीक, does not affect, भाई एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर के प्रतिरोध को इनमें से किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाय ए। मतलब आर जो है वो लंबाई पे तो निर्भर करेगा ही करेगा, क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा, और कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी रो पर भी क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। चलिए, द करेंट थ्रू इट, पहला ऑप्शन। इट्स लेंथ, हाँ दिख रहा है लंबाई पर निर्भर करता है। उसने पूछा जिस पर निर्भर नहीं करता है, नॉट अफेक्टेड। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द रेजिस्टर, सर आर में
ऑप्शन के हिसाब से चूंकि रो भी आ रहा है तो इसके सही उत्तर के लिए हमें किसके हिसाब से जाना पड़ेगा, रो के हिसाब से भी जाना पड़ेगा। तो आर लेंथ पे तो डिपेंड करता ही है, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी दिख रहा है सूत्र में, व्युत्क्रमानुपाती है। तो बच्चों बी पर भी करेगा, सी पर भी करेगा और डी पर भी करेगा। और सामान्य सूत्र में कहीं भी विद्युत धारा नहीं आ रही है तो हम यहां पर लगाएंगे करंट जो है उससे इसको कोई भी इफेक्ट सिलेंड्रिकल वायर में नहीं पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन द करंट थ्रू इट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 110 के बाद आते हैं 119 वाले क्वेश्चन पर। राइट है, चलिए सुनिए ध्यान से। 110 के बाद आते हैं 119 पर। ठीक है, क्या बोल रहा है, सपोज अ रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग इट विथ वूल। ठीक है, एक रॉड है उसको विल के साथ रगड़ते हैं, तो वुल के साथ रगड़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस केस, इस केस में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट है। पहला, द पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू वुल। मैं पहला ऑप्शन रीड करके आपको बता दूं कि किसी अनचार्ज या अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की हमारे पास तीन अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। पहली होती है कंडक्शन, चालन बोलते हैं, दूसरी होती है इंडक्शन, संवहन बोलते हैं, और तीसरी होती है प्यारे बच्चों फ्रिक्शन, जिसको हम घर्षण बोलते हैं। जब हम दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाते हैं, फ्रिक्शन करवाते हैं, तो प्यारे बच्चों सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफरेशन होता है। यदि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो गए हैं तो यहां पर धन आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन का कहीं पर भी आदान प्रदान नहीं होता है। यदि आदान प्रदान ट्रांसफरेशन होगा तो सिर्फ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो ये लैंग्वेज पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर, ये गलत है। धन आवेशित ट्रांसफर जो है वो नहीं होते हैं। द पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, बिल्कुल नहीं देखना है, मैंने बोला धन आवेशित ट्रांसफर वाला तो लेना ही नहीं है, राइट है। द नेगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर फ्रॉम रॉड टू व्हील। अब सुनो, जब आपने रॉड को रब किया है तो रॉड पर क्या आ रहा है, रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग इट विथ वुल। थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक छड़ को उनसे रगड़कर ऋण आवेशित किया गया है, मतलब छड़ पर कौन से आवेश आए हैं, ऋण आवेश आए हैं। छड़ पर ऋण आवेश आए हैं मतलब वुल से छड़ की तरफ कौन से जो है पार्टिकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन गए हैं। कौन से गए हैं, इलेक्ट्रॉन। द नेगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू वुल, गलत है। द नेगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू रॉड, चूंकि वुल से रॉड की तरफ नेगेटिव चार्ज गए हैं इसलिए रॉड पर कौन से चार्ज आए हैं, इलेक्ट्रॉन आए हैं, ऋण आवेश जो है वो आया है। तो बच्चों 119 का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से लेते हैं इसको। Which one of the following is the correct relation between frequency f and angular velocity omega? अरे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। कोणीय वेग नहीं, सॉरी, कोणीय आवृत्ति ओमेगा और आवृत्ति f के बीच में कौन सा संबंध करेक्ट है? प्यारे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के तीन फॉर्मूले होते हैं। एक होता है डी थीटा बाय डी टी, एक होता है 2 पाई बाय टी, राइट है, टाइम पीरियड की टर्म में, और तीसरा होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी मैच करिए। एफ गलत है, 2 पाई एफ बिल्कुल सही है, ठीक, गलत है, ठीक, ये भी गलत है। तो ओमेगा बराबर से 2 पाई एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ। बाकी के तीन फॉर्मूले रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड से। 120 के बाद नेक्स्ट आते हैं 121 पर। सुनिए ध्यान से। अ केल्विन थर्मामीटर एंड अ फ़ारेनहाइट थर्मामीटर बोथ गिव द सेम रीडिंग। भाई साहब, एक टेम्परेचर है जिसपे केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों क्या कर रहे हैं, सेम रीडिंग दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब एफ और के दोनों की वैल्यू कितनी ले लें, 100 डिग्री ले लें, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, सेम है। ठीक है, चलो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई साहब फॉर्मूला लगाया f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। चलिए f की जगह पे भी x, क्योंकि इसने बोला है कि भाई दोनों क्या कर रहे हैं, बोथ गिव द सेम रीडिंग, दोनों समान मान दर्शाते हैं। तो f की जगह पे भी x, k की जगह पे भी x, तो x माइनस 32 बाय 9 इक्वल्स टू x माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। प्यारे बच्चों, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे तो x का मान जो है वो कितना आ जाएगा पता है आपको, x का मान आ जाएगा 574 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 574। अभी हमने आगे देखा नहीं कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, सेम रीडिंग फॉर अ सर्टेन सिंपल। तो 574 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों की वैल्यू सेम होती है। व्हाट वुड बी द करेस्पॉन्डिंग रीडिंग इन सेल्सियस थर्मामीटर?
वो बोल रहा है कि सेल्सियस थर्मामीटर में इस टेम्परेचर की रीडिंग क्या होना चाहिए। तो अगर एफ भी कितना है 574, केल्विन भी कितना है 574 और डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो या तो सेल्सियस के साथ फेरेनहाइट वाले स्केल का रिलेशन ले लीजिए या सेल्सियस के साथ केल्विन वाले का रिलेशन ले लीजिए। अगर आप फेरेनहाइट का लेते हैं तो भी एफ की जगह 574 लिखेंगे और अगर आप सी का के के साथ रिलेशन लेते हैं तो के की जगह पे भी क्या लिखेंगे 574 लिखेंगे। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं यहां पर c/5 इक्वल्स टू मैंने लिया f माइनस 32/9। ठीक, चूंकि मुझे डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकालना थी और एफ में मुझे पता पड़ गई है 574 माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना है 9। क्लियर है बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सी का आंसर जो है वो एग्जैक्टली आ जाएगा कितना 301 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 301। तो खाली यहां रुक करके आंसर नहीं लगाना। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है क्वेश्चन पूरा रीड करिए, पूरा सॉल्व करिए, क्योंकि अगर हम यहीं रुक जाते तो हमने देखा कि एफ और के 574 डिग्री पर दोनों की वैल्यू क्या रही सेम, लेकिन ये पूछा ही नहीं है उसने और पहला ऑप्शन ही क्या है 574। आप जल्दी में आंसर क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। उसने पूछा कि दोनों की जितने भी टेम्परेचर पे वैल्यू सेम है, आप तो ये बताइए उस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा 301 होगा। ठीक, तो 121 का सही उत्तर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक, 121 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। ठीक है, सुनिए यहां पर, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब, रीड करिए जरा। चलिए रीड करिए प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज डबल। एक एक्सरे ट्यूब पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, यदि उसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, पहले से क्या कर दिया जाए, डबल। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज डबल while keeping the separation between the filament and the target same, राइट है। एक एक्स किरण नलिका में तंतु और लक्ष्य के बीच पार्थक्य को समान रखते हुए यदि लागू विभवांतर को क्या कर दिया गया, दुगना कर दिया जाए, तो वो पूछ रहा है व्हाट विल हैपन टू द कट ऑफ वेवलेंथ, तो उसकी कट ऑफ वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो वेवलेंथ जो होगी, कट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ जो होगी, वेवलेंथ कभी भी फिलामेंट के और टारगेट के दोनों की बीच की डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है। सबसे पहली बात, पहला तो ये क्लियर कर दीजिए। ये इस तरह से होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ये ट्यूब होती है, राइट है, ये आपका एनोड हो जाएगा, एक कैथोड हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं आपको, कभी भी फिलामेंट के और टारगेट के दोनों की दूरी के बीच पर निर्भर नहीं करती है। मतलब यहां बात सिर्फ किसकी है, वेवलेंथ और पोटेंशियल दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है सिर्फ हमको, आओ बनाते हैं। और ये आपको पहले से ही पता है, पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा था हमने, याद करिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया गया था कि ईवी नॉट जो होता है वो बेसिकली जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। और प्यारे बच्चों, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो चूंकि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करती है, मतलब के ई मैक्स बराबर से क्या हो सकता है, एच न्यू। क्लियर, आपको दिक्कत आ रही है, मैं सिंपल भाषा में बात करता हूं बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, और एच न्यू मतलब एच सी वाई लेमडा। चलिए एनर्जी क्या है, क्यू इंटू वी ले लेते हैं, एनर्जी का ऊर्जा का सूत्र होता है ये भी, क्यू इंटू वी, और वी कौन सा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट है। कट ऑफ वोल्टेज ले लेते हैं, कट ऑफ वोल्टेज हो गया इक्वल्स टू क्या करूं, एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। अब यहां पर आप देखिए रिलेशन बनाइए, लेमडा के और वी नॉट के बीच में क्या रिलेशन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज जो है वो कट ऑफ वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है यार, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने कि एनर्जी एच सी बाय लेमडा होता है और एनर्जी का ईवी नॉट होता है फॉर्मूला, और वी नॉट जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस को यदि आपने डबल कर दिया है तो वेवलेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आपने यदि क्या कर दिया, डबल कर दिया है, तो हम देख रहे हैं कि व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो लेमडा वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाफ। क्लियर है। यहां हम क्या लिखेंगे, वी नोट क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेमडा। लेमडा ऊपर ले जाओ, लेमडा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/2। क्या आ गई वैल्यू, 1/2। तो चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
यदि हम वेवलेंथ क्या करते हैं, सॉरी पोटेंशियल क्या करते हैं, डबल करते हैं तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगा। ठीक, रिलेशन ध्यान रखना, ये फॉर्मूले से ही बनाया है, क्लियर है, विल बी हाफ, क्या हो जाएगा आंसर, हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं 122 के बाद नेक्स्ट आते हैं 123 पर। ठीक, सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लेता हूं मैं, F बराबर से Gm1m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अरे ये तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो m1 m2 वाली बॉडियों के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, फोर्स का। Which one of the following statement is true for the relation F बराबर से Gm1m2 by r का स्क्वायर। बच्चों ये जो F लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए द क्वांटिटी G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। भाई साहब यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में G की वैल्यू जो है वो हर पॉइंट पर हर जगह के लिए क्या होगी, सेम होगी, इट कैन नेवर चेंज, कभी भी नहीं बदलेगी। द क्वांटिटी G डिपेंड्स ऑन द लोकल वैल्यू। भाई साहब G कैपिटल G कभी भी किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द क्वांटिटी G इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। गलत, G का मान सार्वत्रिक है, सभी जगह समान होता है, न कहीं ज्यादा न कहीं कम। द क्वांटिटी ऑफ G इज यूज्ड ओनली व्हेन अर्थ इज वन ऑफ द टू मासेस। द क्वांटिटी ऑफ G इज यूज्ड ओनली व्हेन अर्थ इज वन ऑफ द टू मासेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यूनिवर्सल बोल रहे हैं, सार्वत्रिक सब जगह नियतांक है। द क्वांटिटी G इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। हाँ, चेन मिल गया भैया शब्द देख करके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट नाम ही दे रखा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसा है ये, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 23 के बाद आते हैं 142 पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं भाई साहब 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं 4/3। हमेशा करिए जब भी न्यूमेरिकल करें, क्वेश्चन रीड करें, पढ़ते से ही डाटा लिख लीजिए, थोड़ा सा क्या दिमाग काम करेगा आपका, राइट। What will be the ratio of velocity of light in glass and water? Velocity of light in glass and velocity of light in water, ये हमें निकालना है। मैंने क्वेश्चन रीड करा और ये लिख लिया, ये दे रखा है और ये निकालना है। ठीक है, चलो क्या बताया था, लास्ट टाइम भी आया था क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये निकालना है, इसी से बना लो। यदि Vg डिवाइडेड बाय Vw है तो ग्लास ऊपर आ रहा है, तो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और ग्लास का नीचे आएगा। और वैल्यूज तो डायरेक्ट दे रखी है बच्चों, पुट करो आंसर आ जाएगा। चलिए Vg डिवाइडेड बाय कितना है, Vw। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये रहा 4/3। ठीक, ग्लास का कितना है 3/2, राइट है। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर ले जाके, Vg डिवाइडेड बाय Vw। ठीक, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर गया कितना हो गया 2/3। प्यारे बच्चों क्या आ गया, 4 2 8 3 3 9, 8/9 कितना आ गया 8/9, राइट है। ठीक, क्या आ गया 8/9। ठीक, क्या आ गया 8/9, डी ऑप्शन करेक्ट, क्या आ गया 8/9। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन किस पर आते हैं हम, आखिरी सवाल पर आते हैं, राइट है, आओ सुनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 क्या बोल रहा है, अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। ये हॉलो स्फीयर है मेरे पास। ठीक, ये हॉलो स्फीयर ले लेता हूं, यहां रखा हुआ एक चार्ज। ठीक, अंदर वाली रेडियस ए है, बाहर वाली रेडियस बी है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज डिनोटेड बाय ई। कहीं तो भी आर दूरी है और वहां पर विद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बोल रहा है, ई बोल रहा है, मेंशन नहीं करा आर कहां पर है। इन दिस रिगार्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से इससे संबंधित विद्युत क्षेत्र से संबंधित कौन सा रिलेशन सही है। क्लियर, आओ देखते हैं, पहले ऑप्शन पर आते हैं। ये बोल रहा है E इक्वल्स टू 0। भाई E का मान क्या होगा, शून्य होगा। अच्छा, E का मान शून्य होगा तो किसके लिए शून्य होगा, पहले ऑप्शन में E इक्वल्स टू 0 फॉर A लेस देन R लेस देन कितना है B, फॉर A लेस देन R लेस देन कितना है B। मतलब जो R वाला पॉइंट ले रहे हैं, R वाला पॉइंट जो ले रहे हैं पहले ऑप्शन के हिसाब से वो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। भाई अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस के दोनों के कहां आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है वो है तो बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि क्या होगा भाई, क्योंकि क्या होगा देखो आपने क्या करा, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, राइट है क्या, और बॉडी स्फीयर कौन सा बोल रहा है, हॉलो मेटालिक स्फीयर बोल रहा है, राइट है क्या। अब हॉलो मेटालिक स्फीयर के लिए हम क्या करें, यदि हम स्फीयर के अंदर कहीं तो भी आते हैं तो देखो इनसाइड द स्फीयर जो है
भाई चूंकि हमें रेडियस क्या करनी है, अंदर वाली भी काउंट करनी है और बाहर वाली भी काउंट करनी है। तो भैया स्फीयर के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, 0 होगा। बेटा देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो एक सरफेस फिनोमेना होता है, और हॉलो बॉडी के अंदर आपने गॉस का एप्लीकेशन पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अब लगभग हो क्या रहा है कि इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि ई का आंसर कितना है, 0, मतलब सी और डी जो है वो तो आंसर सही नहीं है, क्योंकि स्फीयर कौन सा है, हॉलो स्फीयर है। हॉलो बॉडी के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, ए लेस देन आर लेस देन बी, मतलब ऊपर और नीचे दोनों वाली रेडियस काउंट कर रहा है, इट मींस कंप्लीट स्फीयर को काउंट कर रहा है, राइट है क्या। यदि खाली आर लेस देन ए होता, इसका मतलब क्या होता, अंदर वाली रेडियस के किधर आ जाता, अंदर आ जाता। क्लियर है क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, चूंकि हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो पूरा की पूरा स्फीयर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ए और बी के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करेंगे सापेक्ष में, तो ए वाला उत्तर जो है वो क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा। हॉलो बॉडी के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0, ए वाला ऑप्शन क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा। तो 143 का सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट है। चले ये हमारा था 2017 का पहला पेपर। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, मैंने ये पेपर बड़ी ही स्पीड से सॉल्व किया, उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम पुराने पेपर में कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड पेपर को लेकर के मैं बड़ी जल्दी हाजिर होऊंगा। जय हिंद। ठीक।